वंस अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVS चैनल, जहाँ पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पिछला 4 लेक्चर निकल चुकी है। पिछले 4 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है, 5th नंबर जो लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और पिछले लेक्चर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था। अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँ पिछले लेक्चर में, तो पिछले लेक्चर की लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। उसके पहले अमीटर पढ़ा था, बैटरी पढ़ा था, सेल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने वोल्ट मीटर पढ़ा था। अमीटर एंड वोल्ट मीटर का डिफरेंस लिखने के लिए आपको मैंने बताया था कि लिख कर लाना है। इस तरह से करके हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था। और उसी ओम्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी का अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि थोड़ा सा मैं बताऊं कि ओम्स लॉ, जो ये ओम्स लॉ हम लोग पढ़े, तो ओम्स लॉ आपको पता होगा कि क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्था मीन्स कांस्टेंट फिजिकल स्टेट। एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, समझ गए? एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ दैट कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है कि नियत ताप दाब पर, यानी कि नियत भौतिक अवस्था में, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ताप दाब आदि पर किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों या उसके उसमें दोनों दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। ये हम लोग ओम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, और I का वैल्यू निकालते हैं V बाई R। कभी कभी हम लोग ये भी लिखते हैं, यहाँ पर अगर कभी कभी लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, R इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V बाई I, हम लोग ये भी लिखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के तरफ। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे के तरफ का, अगर इसके बाद का हम लोग टॉपिक क्या है, इसी में हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है, धारा विभवांतर ग्राफ, IV ग्राफ को हम लोग VI ग्राफ भी बोलते हैं। अब VI ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसका ग्राफ आता कैसे है, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए आप अपने नज़र को बोर्ड के ऊपर रखेंगे और देखेंगे ओम के नियम का VI ग्राफ क्या होता है। अब देखिए यहाँ ओम के नियम का जो VI ग्राफ है, इसका ओम के नियम का VI ग्राफ ऑफ या IV ग्राफ ऑफ, दोनों लिखते हैं, IV ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, IV ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का IV ग्राफ। इसके हेल्प से हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। समझिए कि यहाँ पर एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा ग्राफ होगा ये, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये जो वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर, और यहाँ पर मैं किसको लिख रहा हूँ, I। तो ये हम लोगों का IV ग्राफ है। देखेंगे कि कुछ कुछ बुक में आपको VI ग्राफ, V इधर और I इधर, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो इसमें हम लोग यहाँ पर समझिए क्या है, 0 है। अब मैं ओम के लॉ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिससे ओम्स लॉ आपका क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखूंगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ये हम लोगों का मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर V का वैल्यू आपका बढ़ेगा, जैसे V का वैल्यू इंक्रीज करेगा, V का वैल्यू बढ़ेगा, तो साथ साथ I का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर V का वैल्यू घटेगा, अगर V का वैल्यू माइनस होगा, कम होगा, तो I का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर I का वैल्यू घटेगा तो V का वैल्यू भी घटेगा, अगर I का वैल्यू बढ़ेगा तो V का वैल्यू भी घटेगा। अगर किसी भी सर्किट के अंदर, अब किसी भी सर्किट के अंदर फ्लोइंग करंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर फ्लोइंग करंट के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो हिंदी में मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के मान बढ़ाते हैं, अगर 2 एम्पियर का पहले उसमें प्रवाह हो रही है धारा, अगर 2 से 4 एम्पियर का मैं करंट पास करा दूं और उसमें विभवांतर जो उत्पन्न हो रही है, विभवांतर जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर पहले 2 एम्पियर का हो रही थी तो अभी वो भी क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर, सॉरी 4 वोल्ट का उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। पहले 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही थी, जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करेंगे।
तो यहाँ पर समझिए एक क्या है, हम लोगों का सर्किट है। अब इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें जो समझिए करंट का जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट का समझिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो हम लोगों का वोल्टेज है, वोल्टेज कितना समझिए 2 वोल्ट का इसमें विभवांतर है, या V समझिए क्या है, इतना समझिए इसमें V है, क्या है V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ मैं काम क्या कर रहा हूँ, इसको इंक्रीज करके मैं 4 एम्पियर के धारा को बढ़ाकर 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। तो यहाँ 4 जैसे मैं करूँगा तो इसमें इंक्रीज कितना किया, कितना बढ़ा 2 से 4, यानी कि 2 एम्पियर की बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट आपका हुई 2 एम्पियर की। तो इसमें भी 2 एम्पियर 2 वोल्ट का जो विभवांतर होगा बढ़ जाएगा। तो यही बोला गया कि इधर अगर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों की बातें क्या होगी, कुल मिलाकर जो बातें होगी, तो यहाँ ग्राफ में हम लोग आएंगे कि ग्राफ के थ्रू कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों की बात है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ मैं थोड़ी सी दे दे रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर मैं रीडिंग स्केल दे दे रहा हूँ 1 2 3 और 4। तो ये समझेंगे कि इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूँ कितना 1 एम्पियर का करंट को पास करा रहा हूँ तो 1 वोल्ट का इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। फिर 2 एम्पियर का करा रहा हूँ तो कितना 2 वोल्ट का, फिर 3 एम्पियर का करा रहा हूँ तो कितना 3 वोल्ट का, फिर ऐसा ही करके 4 वोल्ट का तो 4 वोल्ट, 4 एम्पियर तो 4 वोल्ट। अब इसको देखिएगा, अब इसको आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा आपका बिल्कुल कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे ग्राफ आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है हम लोगों का, यही हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा आ गया, ये जो हम लोगों का ग्राफ आया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीका से हम लोग समझ गए। और यहाँ से जो ग्राफ है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आ गया। कैसे आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोगों का ग्राफ कैसे आ रही है। यहाँ से ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे। तो ये हम लोगों का क्या है, ग्राफ है। बिल्कुल कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोगों का ग्राफ आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी सीधी रेखा। तो ये हम लोग ग्राफ समझ गए क्या। अगर ग्राफ आप समझ गए होंगे तो इसको भी आप समझ जाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसी को अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ये हम लोगों का क्या है, ऐसे भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वोल्टेज और इधर लिख देंगे आई। तो इसमें भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है, बिल्कुल सीधी रेखा ही आती है। तो ऐसे भी अगर लिखा हुआ कहीं मिले तो आप क्या समझेंगे, ये हो गया हम लोगों का कौन सा ग्राफ, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप भी बोलते हैं और स्लोप tan थीटा होता है, जो हम लोगों को 12 क्लास में पढ़ना है। जब 12 क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे, बाकी जितना हम लोगों को पढ़ना है उतना अभी फोकस करना है। तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसे बोला जाएगा ओम्स लॉ के ग्राफ को ड्रॉ करें, 2 नंबर में आता है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। आइए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली, तो रेजिस्टेंस, दुनिया में जितने भी चीज़ें होती है, जितने अच्छा चीज़ें होती है, उसमें खराब चीज़ें भी होती है। अगर आप 2 कदम आगे बढ़ना चाहेंगे तो कोई ऐसा चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचना चाहेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी तरह हर एक चीज़ों में आगे बढ़ने का ट्राई कीजिएगा तो पीछे खींचने वाले लोग रहेंगे, अच्छा बनिएगा तो खराब करने वाले भी लोग रहेंगे। तो हर एक चीज़ आप पर डिपेंड करता है। उसी तरह रेजिस्टेंस का काम है, समझ गए। रेजिस्टेंस का भी काम है कि कोई ना कोई चीज़ों को पीछे खींचता है, वो चाहता है कि मेरे से होकर हम पास किसी को नहीं होने दें इधर से। तो यही प्रतिरोध है। इसका काम क्या है कि किसी पदार्थ का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, एक ऐसा गुण है जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को अपोज करता है, रोकता है। तो रोकने का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तथा ये जो प्रॉपर्टीज होता है इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज को प्रतिरोधकता कहते हैं, और अपोज जो कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। समझ गए। ऐसे ही प्रतिरोधकता जो है
ऐसे भी प्रतिरोधकता जो है, तो प्रतिरोधकता का हम लोग आगे चलकर एक तरह से और हम लोग डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो अभी इतना समझ लेंगे कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है कि अगर एक ऐसा किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो किसी जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है, विरोध करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में लिखना होगा तो इट इज अ टाइप ऑफ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अपोजेज टू फ्लोइंग करंट इन एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। समझ गए, कोई भी कंडक्टर है उसका एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो उससे होकर करंट के फ्लो को अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, अब इसका सिंबल की मैं बातें करूं, अगर सिंबल मैं लिखूं प्रतिरोध का, इसका जो सिंबल होता है, संकेत होता है, ऐसे आपको मिलेगा। और प्रतिरोध भी अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है ओपन, तो ओपन रेजिस्टेंस, एक होता है क्लोज रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या है प्रतिरोध है। इसमें इसका जो हम लोगों का एसआई यूनिट होता है, ओम होता है। एसआई यूनिट की बातें करें, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक की अगर बातें करें, क्या बातें करें, एसआई मात्रक की अगर बातें करें, एसआई मात्रक की, तो यहाँ पर क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। और सिंबल क्या हो गया, ऐसे होता है सिंबल। ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। और ये ओम हम लोगों का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस ऐसे होता है, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे इसे आर से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे हम लोग आते हैं अब रजिस्टर पर, प्रतिरोधक पर। रजिस्टर पर, प्रतिरोधक पर बस कुछ नहीं है, इसमें भी वही बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल होगा, एक ऐसा पदार्थ होगा जिसका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग रजिस्टर बना देते हैं, रजिस्टर हम लोग बना देते हैं, प्रतिरोधक बना देते हैं। तो यही है, देखिए यहाँ पर वैसा युक्ति जिसका प्रतिरोध उच्च हो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। इसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा आपका डिवाइस होता है जो किसी भी परिपथ के अंदर करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को कम करने का काम करता है, उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। और ये काम क्या करता है, इसका जो प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, बहुत ही हाई होता है। तो लिख सकते हैं वैसा युक्ति जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है, उच्च होता है, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। और एक किसी भी परिपथ के अंदर करंट के फ्लो को कम करने का काम करता है। अगर हाई करंट आ रही है तो उसको कम कर देता है। समझ गए। अब देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का प्रतिरोधक, रजिस्टर। अब रजिस्टर आपको पता होगा कि रजिस्टर हम लोग कैसे क्या, बहुत सारा डिवाइस देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसमें भी रजिस्टर यूज हुआ है। कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम लोग को इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, चाहे पंखा से लेकर मोबाइल से लेकर टेलीविजन से लेकर एसी से लेकर, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसमें रजिस्टर का यूज नहीं किया गया हो। तो प्रतिरोधक का यूज किया जाता है। इसका फॉर्म है, अलग अलग शेप में, साइज में होता है, पावर के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग शेप साइज बनाया जाता है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोधक समझ गए। अब प्रतिरोधक के बाद हम लोग आते हैं इसके आगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें। अगर बोला जाता है कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें, अगर 1 ओम का प्रतिरोध है, तो अगर ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे, R इक्वल्स टू क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला पर आते हैं कि R इज इक्वल्स टू, अगर मैं बातें करूं कि R इज इक्वल्स टू, आइए पहले ओम्स लॉ से देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ से मैं निकालूं R का वैल्यू अगर फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आई होगा क्या। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर V का वैल्यू मैं क्या करूं, R इज इक्वल टू, अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट कर दूं, कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, और I का वैल्यू भी कितना कर दूं, 1 एम्पियर, तो ये किसके इक्वल आ जाता है हम लोगों का, ये आ जाएगा 1 ओम के इक्वल आ जाएगा, कितना, 1 ओम। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ओम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है।
तो ये 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। अब फिर मैं देखूंगा कि इसको लिखना कैसे है। आपके एग्जाम में अगर आता है कि डिफाइन 1 ओम्स, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम को परिभाषित करने के लिए एक और मैं डायग्राम की तरफ आ रहा हूं, और इस डायग्राम को आप बिल्कुल अपने आईज को ओपन करके बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ, एक बैटरी मैं बना रहा हूँ, यहाँ एक स्विच के हेल्प से इस सर्किट को मैं तैयार कर दिया। क्या कर दिया? तैयार कर दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्किट हमने तैयार किया, अब इस सर्किट से होकर हम लोगों का करेंट का जो फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का करेंट का जो फ्लो करा रहा हूँ, 1 एम्पियर का करंट मैं फ्लो करा रहा हूँ। कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का। अब इसमें जो इसकी वजह से जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, विद्युत विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है, 1 वोल्ट का इसमें उत्पन्न हो रहा है। कितना वोल्ट का? 1 वोल्ट का इसमें विद्युत विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है। 1 एम्पियर का हमने करंट पास कराया परिपथ के अंदर, तो 1 वोल्ट उसमें विभवांतर उत्पन्न हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। बस मैंने जो बोला उसी को लिख लेंगे कि किसी परिपथ से होकर जब 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, यह 1 ओम कहलाता है। समझ गए? यही लिखना है। तो ये जो मैंने बोला लिखना होगा तो आप लिख लेंगे। आप वैसे करके लिख लीजिए, आपको लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, तब भी आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर इस फॉर्म में भी लिखते हैं तब भी आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकली हो गया, और वो आपका था थ्योरेटिकली हो गया। अब इस तरह से जैसे आपको मर्जी हो, या दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख लेंगे, पहले हिंदी लिख लेंगे उसके बाद ये लिख लेंगे। इस तरह से कर 1 ओम को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग आते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसको कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसको कहते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध में देखेंगे यहाँ कि किसी स्रोत की वोल्टता में बिना किसी परिवर्तन के परिपथ धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इस पर ध्यान देंगे। धारा को क्या करता है? नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा अवयव है जो जिसका उपयोग किया जाता है, उस प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको बिल्कुल ही आपको याद करने की जरूरत नहीं। आ जाइए, अब इधर आते हैं, धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक की तरफ आएंगे, करंट कंट्रोलर। यहाँ पर धारा नियंत्रक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका काम क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में, दो बार में लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यह किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित तथा प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। किसी भी परिपथ के अंदर, धारा को नाम से ही पता है, किसी भी परिपथ के अंदर है तो धारा को क्या काम करेगा? नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करेगा, और साथ ही साथ प्रतिरोध को परिवर्तित करते रहेगा। यानी कि धारा नियंत्रण करने का मीनिंग क्या है? अगर बाय द वे कम प्रतिरोध है, कम करंट आया, तो उस समय ज्यादा करंट को नहीं रोकेगा। क्या करेगा? ज्यादा करंट को अपने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर ज्यादा करंट आ गया तो फिर उसको ज्यादा भी जाने नहीं देगा, ये उसको रोकने का काम करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? कि धारा को नियंत्रित कर रहा है। तो यही चीज है, परिवर्तित होते रहता है। इसका जो प्रतिरोध है चेंज होते रहता है, चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, कम और ज्यादा करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? एक बार और आप ध्यान से देख लेंगे। धारा नियंत्रक, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में अगर कम मात्रा में धारा पास करेगा तो उसमें ज़्यादा वो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा, प्रतिरोध कम कर देगा, जिससे धारा आसानी से पास कर जाएगा। उसके बाद अगर बाय द वे धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, यानी कोई डिवाइस है जिसका जितना उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस समय ये क्या करेगा? करंट के फ्लो को रोकेगा, रोक कर कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद आगे पास कराएगा। अगर एक्सेस आ जाए अगर एक्सेस पास करने लगेगा तो उस समय यहीं ब्रेक होकर उसके बाद बिल्कुल सर्किट को ही बंद कर देता है, धारा प्रवाहित ही होने नहीं देगा। तो ये हो गया धारा नियंत्रक। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ गए? तो ये हम लोगों का था धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर। अब आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आसान है। किसी चालक की प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कोई भी चालक है, वे कारक जिन पर चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है।
तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। द फैक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, द फैक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। इस सारे चीज़ों पर हम लोगों का एक फैक्टर है जो क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर आप देखेंगे तार की लंबाई पर। अब देखिए चालक की जो है प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मतलब है कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं जिससे करंट का फ्लो होता है, करंट पास करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, किसी सुचालक का, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ज़्यादा होता है, तो उसमें करंट ज़्यादा नहीं पास कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कभी कभी ऐसा होता है कि कंडक्टर है, सुचालक है, उस सुचालक का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इतना बहुत ज़्यादा कम होता है जिससे करंट बहुत फास्ट पास कर जाता है। अब दोनों केस में होता क्या है, हम लोगों को घरों में यूज करना चाहिए। अगर तार हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, वायरिंग करवा रहे हैं, तो उस समय वायर जो है किस टाइप का होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, और क्वालिटी भी देखना है, क्वांटिटी भी देखना है, दोनों देखना होता है घरों में यूज करने के लिए। तो आइए पहले हम लोग ये सारे थिंग्स को, ये सारे प्रॉपर्टीज को, फैक्टर को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि अपने घर में वायरिंग के लिए कौन से वायर का यूज करना चाहिए, कौन से तार का यूज करना चाहिए। देखिए फर्स्ट है तार की लंबाई पर। ऑन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर पर पहला फैक्टर है हम लोगों का कि कोई भी तार है, कोई भी वायर है, उसके लंबाई पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो लंबाई, अगर समझिए यहाँ कि एक हम लोगों का वायर है, एक जो वायर है हम लोगों का, ये समझेंगे कि एक जो वायर है हम लोगों का, यहाँ से समझेंगे क्या हो गया, वायर है, इसका जो थिकनेस है, या ऐसे करते हैं, इसको क्या समझेंगे, वायर समझेंगे। अब एक वायर है, ऐसे है, आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों का एक वायर है जो पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ऐसे, इसमें करंट पास करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है करंट हम लोग पास करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं। अब ये जो है हम लोग करंट पास करा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें आई करंट पास कर रही है। कौन सा करंट, आई करंट पास कर रही है। अब इसका जो लेंथ है, मैंने क्या लिया है, एल है, इसका लेंथ क्या है, एल है। अब इसी वायर को मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पतला सा मैं बिल्कुल लंबा कर दे रहा हूँ। सेम वायर है, इसको और मैंने क्या कर दिया, लंबाई मैंने बढ़ा दिया। इस समय जो हम लोगों का करंट पास कर रही है, इससे यही करंट पास कर रही है, इसमें भी हम लोगों का आई करंट पास अगर कर रही है, इसमें भी करंट जो पास कर रही है, ये समझेंगे आई है, इसमें जो करंट पास कर रही है आई। लेकिन लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ जो है 2L हो गया। कितना हो गया, लेंथ हम लोगों का क्या हो गया, 2L हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे पहले L था, थिकनेस दोनों का सेम है, दोनों का थिकनेस सेम है, बट इसमें मैंने क्या किया, थिकनेस दोनों का सेम है, मोटाई जो है दोनों का सेम है, लंबाई यहाँ L था, यहाँ 2L हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका अगर प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध जितना होगा ए का, उससे ज़्यादा हो जाएगा बी का। समझ गए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी।
जो ए का हम लोगों का रेजिस्टेंस है वो बी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेंगे कि यहाँ कि तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध, तार ए का जो प्रतिरोध होगा तार बी के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। समझ गए क्या? सो हो उल्टा मैंने बोल दिया। यहाँ पर लेंथ क्या होगा ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा सुधार लेंगे। ए का जो होगा प्रतिरोध, लंबाई जिसका बढ़ेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा ए, यानी कि ए का जो प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो बी से कम होगा। समझ गए? तो यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, चलिए ध्यान से देखेंगे। ये अगर लंबाई किसी भी वायर का लंबाई अगर बढ़ाएंगे, आप लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को जैसे बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और जिसका लंबाई कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गए? तो समझ गए, अगर मोटाई सेम है तो अगर सेम मोटाई का दो तार लाए, एक 10 मीटर का एक 5 मीटर का, तो रेजिस्टेंस कम किसका होगा? 5 मीटर वाला का रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, और 10 मीटर वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे दो सेकेंड पॉइंट अगर देखते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर ऑन थिकनेस ऑफ वायर। अब मोटाई पर भी डिपेंड करता है। अब मैंने दो वायर लिया, एक वायर मैंने क्या लिया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक वायर मैंने इतना मोटा लिया, क्या ले लिया, इतना मोटा हमने एक वायर ले लिया। उसके बाद इससे मैंने करंट पास करा रहा हूँ, इससे मैं जो करंट पास करा रहा हूँ, ये समझेंगे कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है, ये इसका जो थिकनेस है आप क्या समझेंगे, इसका जो थिकनेस है आप समझेंगे, इसका जो थिकनेस आप समझते हैं क्या, एल, एल समझते हैं, एल है इसका थिकनेस। और इसका जो थिकनेस एक और मैं ले रहा हूँ L/2, इसका जो थिकनेस मैं ले रहा हूँ, लेंथ इसमें क्या करूँ, सेम रखता हूँ, लेंथ जो है सेम रख रहा हूँ, लेकिन मोटाई सेम नहीं रख रहा हूँ। इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है आप क्या समझेंगे, L/2, इसका जो थिकनेस L/2 है, ये मानने की बात है, L और L/2 ऐसे मान रहा हूँ, क्या जो कुछ भी आप मानना होगा मान सकते हैं किसी भी लेटर से, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस समय जो मैं बोलूँगा, चलिए तो इस समय मैं क्या बोलूँगा कि इसमें जो करंट पास कर रही है आई, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, इसमें जो करंट, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, तो मैं बोलूँगा ये अगर ए है, ये अगर ए है और एक बी है, तो ए का जो रेजिस्टेंस होगा कम होगा किससे, बी से। रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो ये आप समझ गए, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा इससे कम होगा और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब है करंट पास कराने की जो क्षमता, करंट पास जो कर रही है उससे होकर उसको रोकने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ पासिंग करंट थ्रू द कंडक्टर। तो ये जो है, ये जो वायर है इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ गए? कब? अगर इसके मोटाई को कम कर दिया जाए और इसके मोटाई को बढ़ा दिया जाए। तो जैसे जैसे किसी भी तार की मोटाई को बढ़ाते हैं उसमें प्रतिरोध घटते जाता है, और जैसे जैसे तार की मोटाई को कम करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाता है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का फ्लो कम होगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा कम प्रतिरोध वाला तार होता है वो अपने घरों में यूज करते हैं कि करंट की बर्बादी ना हो, करंट जो है, करंट को जो रेजिस्टेंस है रोके नहीं। आइए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर है चालक की तार की प्रकृति पर। अगर चालक की तार है किस क्वालिटी का है, अगर कोई भी हम लोग तार यूज कर रहे हैं अपने घरों में, वायरिंग करा रहे हैं, तो वायर जो है, तार है, किस क्वालिटी का है, किस मटेरियल का बना है, किस पदार्थ का बना है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर एल्युमिनियम का लगाते हैं, अगर कॉपर का लगाते हैं, अगर सिल्वर का लगाते हैं, तो तीनों जो है अपने अपने रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग, प्रतिरोधकता के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें करंट का फ्लो होता है। यानी करंट का फ्लो सबसे
फास्ट ज़्यादा किस में होगा, सिल्वर में, उससे कम कॉपर में, उससे कम एल्युमिनियम में। तो इस तरह से करके हम लोग डिसाइड करते हैं अपने कॉस्ट के अनुसार, पैसे के अनुसार डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल लगाना है, किस किस मटेरियल का हम लोग को तार लगाना है। अब देखिए चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब निर्भर क्या करता है कि जितना ज़्यादा अच्छा प्रकृति, जिसमें जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितना कम होगा, यहाँ लिखना है तो लिख लेंगे, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, जो लिखना है प्रतिरोधकता कम होगी, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट क्या होगा, ज़्यादा प्रवाहित होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी। इसका मीनिंग क्या है कि जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, सुचालक होगा। और जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट का फ्लो उतना ही कम होती है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। किसी भी चालक का जो फैक्टर होता है, प्रतिरोध होता है, पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ किस क्वालिटी का है, उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग चालक के ताप पर। ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इसको क्या लिखेंगे, ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इस पर हम लोगों का डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ कि चालक के ताप पर डिपेंड करता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर टेम्परेचर की मैं बातें करूँ, कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर किसी भी वायर के कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आपके करंट के फ्लो को रोकने का काम करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग किसी भी वायर के किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस समय जो करंट का फ्लो होगा वो कम होगा और उसका रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, वो बढ़ जाएगा। आप समझेंगे कि इसको देखा जाए तो मैक्सिमम लोग इसको गलत वे में लेते हैं। कैसे गलत वे में लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। एक वायर है, अब एक वायर है, यहाँ पर समझेंगे क्या है, हम लोगों का एक वायर है, कंडक्टर है। अब ये जो है कंडक्टर, इससे हम लोगों का करंट पास कराना है। इससे मैं क्या पास कराऊंगा, करंट को पास कराऊंगा। अब इसमें देखिए आई करंट पास कर रही है। अब यहाँ पर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, इसके टेम्परेचर को मैं क्या कर दिया, बढ़ा रहा हूँ। अब इसको हीट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, अब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। तापमान, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो हम लोगों का कंडक्टर है, ये जो हम लोगों का चालक है, ये गर्म होगा। जब इसको हीट करेंगे तो गर्म होगा, जब हीट करेंगे तो गर्म होगा, तो उस समय इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। हम लोगों को माइंड में चलता है कि अगर कोई तार है, उससे करंट पास कर रहा है, उसको उसमें आग लगा देंगे या गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, और उसमें जो करंट पास करेगा और ज़्यादा पास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके लिए उल्टा होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन के लिए आप 12 क्लास में आएंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी शॉर्ट में समझेंगे कि इसमें जो हम लोगों का पार्टिकल होता है बहुत पास होता है, बहुत ही पास होता है। तो जैसे हम लोग हीट करते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट करेगा। जब फास्ट टकराना स्टार्ट करेगा कंडक्टर के अंदर, एक दूसरे से क्या होगा, मूवमेंट, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, मूविंग स्टेट में आ जाएगा। तो मूविंग स्टेट में आएगा तो ये एक दूसरे से स्ट्राइक करना स्टार्ट करेगा, कोलाइड करना स्टार्ट करेगा। अब कोलाइड करना स्टार्ट करेगा तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा तो वो फ्लो अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो फ्लो नहीं कर पाएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसकी जो प्रतिरोध है बढ़ गया। तो उस समय ये जब बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो करंट के फ्लो को डिक्रीज कर देगा। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। और इसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसके में जो करंट का फ्लो है बढ़ जाएगा। जैसे किसी भी कंडक्टर को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखकर अगर बाहर लेकर आएंगे, उससे करंट पास कराएंगे तो और ही उसका ज़्यादा
रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट का जो फ्लो होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ये जो था 4 फैक्टर था जिस पर हम लोगों का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस किस चीज़ों पर। तो पहला था लेंथ पर, सेकेंड हम लोगों का था थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पर, एंड थर्ड नंबर हम लोगों का आ गया मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है। और फोर्थ नंबर हो गया हम लोगों का टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ताप पर, किसी भी चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद अगर देखते हैं, इसके बाद की मैं बातें करूं तो इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो मैंने रेजिस्टिविटी का एक्सप्लेन कुछ देर पहले जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस में मैंने बताया था। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब इसको एक तरह से और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तरह से हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर कोई भी वायर है, अब यहाँ समझेंगे कि कोई भी अगर वायर है, इसको कोई भी वायर है, देखिए यहाँ कोई भी हम लोगों का वायर है, इस वायर का मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ले रहा हूँ। जब एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे जो करंट पास करेगा, इससे जो हम लोगों का करंट पास करेगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ होगा। यहाँ देखिए कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ये समझिए। अब ये जो है ये है, और इस जो एक कंडक्टर है, कोई भी वायर है तो वायर है तो बिना लेंथ का वायर तो बनेगा नहीं, तो इसमें हम लोगों का लंबाई होगा। अब इसमें क्या होगा, लंबाई भी होगा। तो लंबाई मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया, मैंने एल ले लिया लंबाई, और यहाँ एरिया ए ले लिया। और इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो हो रही है ये आई करंट इसमें पास कर रही है। क्या हो रही है, आई करंट पास कर रही है। अब देखेंगे फिर डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसके प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल और तार की लंबाई के अनुपात को, तार के लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोला गया है, किसका किसका गुणनफल, एरिया, जो हम लोगों का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को देखना है। उसके बाद हम लोगों को उसके प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध है, यहाँ देखिए उसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस जहाँ पर भी करंट पास करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ अपोज करने के लिए एक फैक्टर आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस समझिए कि आर है, इसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये आर हो गया। तो यहाँ बोला गया ये दोनों का, किसका किसका, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोडक्ट है, और यहाँ जो लेंथ है, ये जो वायर है हम लोगों का कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है इसका रेशियो ले लेंगे, इसका अनुपात ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का, यही हम लोगों का होता है रेजिस्टिविटी। इसको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं, क्या बोलेंगे, इसे लिखना होगा तो लिख लेंगे, इसे रो से सूचित करते हैं। चलिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। अब यहाँ लिखेंगे कि देखेंगे हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। उसके बाद हम लोगों का आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एल क्या है हम लोगों का, एल जो है हम लोगों का लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बातें लिखा हुआ है, 3 चीजें लिखा हुआ है, कॉपर अल्युमिनियम। अब देखिएगा कि कॉपर और अल्युमिनियम, इसका यूज जो है हम लोग ज़्यादा करके अपने घरों में वायरिंग के लिए यूज करते हैं। कॉपर और अल्युमिनियम का ही क्यों करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सुपर कंडक्टर की मैं बातें करूँ तो सुपर कंडक्टर की अगर मैं बातें करूँ तो सिल्वर होता है। सिल्वर क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। सिल्वर जो होता है जिसको हम लोग एजी बोलते हैं, एजी जो है सुपर कंडक्टर होता है। क्या होता है हम लोगों का, सुपर कंडक्टर होता है, अति चालक होता है, सुपर कंडक्टर होता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा अच्छा ये हम लोगों का कंडक्टर है, तो इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब इतना ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज हम लोग करना होता है तो कॉपर का करते हैं, नहीं तो अल्युमिनियम का करते हैं। क्योंकि
सिल्वर के कंपेरिजन में, सिल्वर के कंपेयर में ये जो कॉपर और अल्मुनियम है, इसका जो रेजिस्टिविटी है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है जिससे काम हम लोगों का नहीं चले। लेकिन कॉस्ट जो है इसका बहुत कम हो जाता है सिल्वर के कंपेयर में, इसलिए हम लोग इसका जो अल्मुनियम और कॉपर का वायर का यूज अपने घरों में करते हैं, और ये भी हम लोगों का करेंट का, विद्युत धारा का संचारण है ये भी अच्छे से करता है, इसलिए इसका यूज हम लोग घर में करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतिरोधकों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो रजिस्टर है उसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बातें करें तो रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है 2 टाइप से करते हैं। कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट हम लोगों का होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर देखेंगे कितना क्या होगा, फर्स्ट हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट जो होगा हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम समूहन बोलिए या संयोजन बोलिए, बात क्या हुआ, एक ही हुआ। श्रेणी क्रम संयोजन बोलिए या समूहन बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम चीज है। सेकेंड है हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम, समांतर बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। ये 2 टाइप से हम लोग जो रजिस्टर है, रजिस्टर का हम लोग जो कॉम्बिनेशन करते हैं, जो सर्किट के अंदर जो कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, वो 2 तरीके से करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि आपके घर में जो वायरिंग किया जाता है किस में किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में करने का क्या एडवांटेज है, क्या और क्या डिसएडवांटेज है, और यहाँ सीरीज में करने से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हम लोग जानेंगे आगे की तरफ। अभी हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैं ओवरव्यू अगर थोड़ा सा दूं तो देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी रजिस्टर है, ये समझिए कि यहाँ एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, जो रजिस्टर है R1, इसका मैंने क्या किया, फर्स्ट इंड, इसका क्या है, फर्स्ट इंड, फर्स्ट सिरा, और ये क्या है, सेकेंड सिरा, या फर्स्ट इंड और इसका सेकेंड इंड। फिर सेकेंड जो रजिस्टर ले रहे हैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R2। तो यहाँ देखिए दोनों है कि पहला जो रजिस्टर है इसका सेकेंड सिरा और सेकेंड रजिस्टर का फर्स्ट सिरा को एक साथ कनेक्ट किए। इसी तरह देखेंगे कि इसी में और भी ऐड करना होगा, तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, R3। अब एक चीज़ देखेंगे कि अगर इसमें करंट पास कर रहे हैं I, क्या I करंट अगर पास कर रही है, अगर इसमें I करंट पास कर रही है, कहीं भी एक जगह से कनेक्शन को मैं क्या करूँ, ब्रेक कर दूँ। अगर कहीं भी एक पॉइंट से कनेक्शन को ब्रेक कर दूंगा तो आगे करंट का फ्लो बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसमें देखो पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर करंट I पास कर रही है, इसमें करंट क्या I पास कर रही है, तो यहाँ से आने के बाद I1 हो गया, इधर आने के बाद I2 हो गया, यहाँ I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया। तो करंट अलग अलग पाथ से यहाँ रास्ता क्या हुआ, इस जंक्शन पॉइंट से करंट पास करने का जो वे है, रास्ता है, तो यहाँ चेंज हो गया। तो इसका मीनिंग अगर ये वाला हम लोगों का सर्किट ब्रेक भी करता है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक भी करता है, खराब भी हो जाता है, तो इधर से आसानी से पास करते हुए आगे निकल जाएगा करंट। अब यहाँ पर आपका कोई डिवाइस लगा हुआ है, ये समझिए कि कोई ट्यूबलाइट है या बल्ब है या टीवी है, कोई भी डिवाइस इधर लगा हुआ है, तो एक सर्किट से पास करके आराम से वो चलता हुआ रहेगा। एक खराब हो जाने के बाद भी दूसरा बंद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके आगे और एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार इसको ध्यान से आप देखिए। अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे हम लोग को अब क्या देखना है। अब देखिए लिखा हुआ है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बातें करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है, इसमें ध्यान से आप देखेंगे, डायग्राम के थ्रू अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम मैं आज डायग्राम बता दे रहा हूँ।
डायग्राम देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी इसका डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो हम लोगों का लॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को करना है, तो ये समझिए यहाँ बैटरी मैंने ऐड कर दिया, माइनस, और इधर हो गया प्लस, इधर माइनस, इधर हो गया प्लस, फिर इधर माइनस। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों का रजिस्टर ऐड हो रहा है, ये R1 हो गया, इधर हो गया R2, इधर हो गया R3। इसमें ये समझिए कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें अमीटर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अमीटर भी मैंने ऐड कर दिया, जो करंट को क्या करेगा, मेजर करने का काम करेगा। ये हम लोगों का है स्विच, ये हो गया हम लोगों का बैटरी, और ये हो गया हम लोगों का रजिस्टर। अब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल एक सीरीज में ही, एक ही सीरीज में अगर 2 और मोर रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के संयोजन में पहले प्रतिरोधक के दूसरा सिरा, पहली प्रतिरोधक के दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोधक के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा को ऐड किया जाता है, फिर उसके दूसरे ऐड किया जाता है, तो ऐसे संयोजन को ऐसे संयोजित किया गया जो हम लोगों का सर्किट बनता है, इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें होता है कि सब में करंट जो होता है आई, सब में आई ही करंट पास करता है। इसमें करंट जो होता है सेम करंट पास करता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज की बातें करें तो यहाँ पर वोल्टेज V1 हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज V2 हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज V3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दूंगा तो इसमें जितना एनर्जी मिलेगा, जो लाइट्स इमिट्स होगा, उससे कम यहाँ पर अगर कोई डिवाइस लगाएंगे तो वहाँ पर लाइट्स इसके कंपेयर में कम हो जाएगा, और उससे कंपेयर में थर्ड नंबर पर लगाएंगे तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसका आगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए और आगे जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के इंतजार में रहेंगे, और उसमें इतने अच्छे तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, माइंड में सेट करके रखेंगे।